स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मीर कासिम तक। ठीक है। अब मीर कासिम जब भागकर यहाँ से गया और जाकर अवध में शरण ले ली, उसके बाद से किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर के युद्ध की, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, बक्सर का जो युद्ध है, यह समझिए कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे निर्णायक युद्ध था। क्यों निर्णायक था, ये हम लोग बत अभी जब देखेंगे पूरी क्लास, जब ये बक्सर का युद्ध पूरा समाप्त होगा, उसके बाद से कैसी कैसी संधियां होंगी, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। ठीक। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, सुनते हुए चलिए, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। डेट्स पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। शुरुआत के जैसे कब हुआ था, तो 23 अक्टूबर 1764 हुआ था। यह एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या कि जब मीर कासिम पटना में कुछ अंग्रेजों को 148 अंग्रेजों को मार चुका था और यहां से भागकर कहाँ चला गया, अवध। तो अवध किसके पास गया, अवध में वहां का अवध का नवाब था, उसका नाम था शुजा उद दौला। शुजा उद दौला। ठीक। क्या था ये, अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन गया इसके पास, तो मीर कासिम गया। क्यों गया, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नाराज कर चुका था और इसको पता था कि अब अंग्रेज पक्का इस पर हमला तो करेंगे ही, और नवाबी तो इससे छीन ही लिए, नवाबी इससे लेकर और फिर मीर जाफर पुराने वाले को दे दिए। तो ये गया और वहां पर एक अपनी सेना तैयार करने लगा, क्योंकि मीर कासिम ने सुजाउद्दौला को कहा कि देखो अभी बंगाल, चूंकि बंगाल जो था ये बिहार तक था, अभी तो मेरा नंबर है, इसके बाद से तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो इससे पहले कि तुम्हारे पास अंग्रेज आए, क्यों ना तुम हमारा साथ दो और हम लोग मिलकर इसको हराएंगे। क्योंकि मैंने आपको, अगर आप लोग क्लासेस पूरा फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब रंगीला बादशाह था, मोहम्मद शाह, उस समय में बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। उसी में अवध भी था, उसी में हैदराबाद भी था, उसी में भरतपुर भी था, ऐसे ऐसे बंगाल भी था। इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, मतलब कहे कि ये सब मेरा क्षेत्र है, हम आपको यहाँ से जो भी भू राजस्व की राशि मिलेगी वह हम आपको देंगे नहीं। मुगल बादशाह दिल्ली में जो बैठा था उसको नहीं देंगे, अलग कर लिया था। फिर भी मानते थे सब कि ठीक है, आप भारत के जो हिंदुस्तान के मुगल बादशाह हैं, हम इतना ही मान लेते हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, वो लोग भी ऐसे थे कि कहते थे कि ठीक है चलो, हमारी बादशाहत वहाँ तक तो है। पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो उसी में खुश थे, अपना बस दम बिरयानी वगैरह खा के बस वहीं चांदनी चौक के पास पड़े रहते थे। अगला क्या हुआ कि सुजाउद्दौला को तो मीर कासिम ने समझा लिया। अब सुजाउद्दौला कह रहा है कि देखो हम लोग के पास तो सेना उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, कुछ और सेना को बुलाया जाए। तो ये हुआ कि कहाँ से सेना आएगी, तो इन लोगों ने फिर कंसल्ट किया शाह आलम द्वितीय को। किसको, शाह आलम द्वितीय। ठीक। ये कौन था, मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, दिल्ली में बैठता था। मतलब इन तीनों की तिकड़ी बनी, और होता है ना, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा वाली बातें कई जगह पे, है ना। ये तीन लोग मिले, अपनी सेना इकट्ठा किए। वो सेना लगभग 50,000 इनकी सेना हो गई, 50,000 सैनिक। और बक्सर में ये लोग भिड़े किससे, उधर से अंग्रेज अपनी सेना लेकर आ रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसमें क्लाइव नहीं था, ऑप्शन में क्लाइव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कई बार कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। याद रखिएगा, क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था, इसके नेतृत्व में बस 8,000 सैनिक थे। 8,000 सैनिक। चूंकि बक्सर का जो मैदान था बड़ा था, सैनिक इकट्ठे हुए, उधर से सेना वो लोग लेकर आए, इधर से ये लोग अपनी सेना लेकर गए।
वहाँ पे हुआ डिशुम डिशुम खूब अच्छे से। और क्या हुआ कि इनकी सेना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, इनका कमांड अच्छा था, बहुत ही अच्छे तौर पर प्रशिक्षित थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की थी, बहुत ही आधुनिक थी। और इनकी वही पुराने अंदाज में एकदम अपने झंडा लिए हुए बाकायदे, कोई बिगुल बजा रहा है, कोई इस टाइप का लेके चल दिए। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा। हेक्टर मुनरो ने बहुत बुरी तरीके से इन तीनों की सम्मिलित सेना को हरा दिया। हेक्टर मुनरो जीत गया। अब देखिए, सोचिए 8,000 के सैनिक बस 50,000 वाले सैनिकों को हरा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात तो थी नहीं। मतलब बक्सर के युद्ध ने भारतीय सैनिकों पर अपनी सैनिक श्रेष्ठता को साबित कर दिया। मतलब हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, यह साबित कर दिया इस लड़ाई ने। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी, इनकी प्लानिंग हर एक तरीके से अच्छी थी, इनका प्रशिक्षण अच्छा था, ट्रेनिंग जो कहते हैं, ये सब सारी चीजें ठीक थी। ये लोग हार गए। हार गए तो ये सबसे पहले भाग गया, जिसने पूरा माहौल बनाया था, ये सबसे पहले भाग गया। पकड़ाया नहीं, भाग गया। नवाबी तो चली ही गई थी बंगाल की, बाकी ये भाग गया और एकदम गुमशुदगी टाइप का भागा कि किसी को कानों कान खबर ना चले, है ना। भाई इसको भी डर लगा रहता होगा, कौन व्हाट्सएप खींच के फोटो भेज दे और वो तुरंत किसी रील में भागता हुआ देख ले इसको। बहरहाल ये सब तो था हल्की बातें। ये भाग्य गुमनामी की जीवन जीने लगा। बाद में 1777 में इसकी मृत्यु हुई और ये बहुत गरीबी के कारण जाके मरा। मतलब खाने को भी कुछ नहीं था, पूरा शरीर सूज गया था इसका, ये मर गया बाद में। बचे ये दोनों। अब इन दोनों को क्या किया, ये दोनों बचे। अब हुआ कि अब इनसे संधि की जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों की एक आदत थी, यहां पर या यूरोप में भी कहीं पर भी लड़ाई होती थी और अगर जीत जाते थे तो हर्जाना लेते थे हारने वाले से कि इस युद्ध में हमारा इतना खर्च हुआ है, तुम दो। ठीक, यही हाल था। तो इसके बाद से अब देखिए, बंगाल में तब कौन था, उस समय तक मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था नजमुद्दौला। किसका? नजमुद्दौला। किसका बेटा था? सन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर। तो 1765 के शुरुआती दिनों में ही ये लोग फरवरी वगैरह में नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिए। छोटा था, मतलब बहुत ज्ञानी नहीं था, ठीक है, इसको बैठा दिया सब नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर। अच्छा, ये हारने का और भी कारण था ये कि अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी जो सेना के जो लोग, कुछ लोग थे ना, उनको पैसे देके खरीद लिए थे पहले ही, है ना। जैसे बंगाल का एक असद खां था, उसको मिला लिया था पैसे देके। ऐसे ही रोहतास का था साहूमल, उसको मिला लिया था। वहीं का एक जैनुल आबदीन था, उसको मिला लिया था। तो हारना तो भाई, अगर आपकी सेना के ही कुछ लोग अगर मिले हुए होंगे तो आपको हारना तो तय है। तो मिला लिया था, हार गए। इन्होंने नजमुद्दौला को बना दिया क्या, नवाब। कहाँ का? बंगाल का। अब ये बंगाल के नवाब बन गए, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला साहब। अब इस समय अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या करना है, इन दोनों के साथ क्या करना है, शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाइव मीर जाफर को यहां पर गद्दी पर बैठाया, पैसे वैसे लिए, चला गया वहां पर और जाकर आराम से अपना जीवन जी रहा था। अब उसको भेजा गया कहाँ? भारत। कहा गया है तुम जाओ, तुम वहां की परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो और वहां पर इनसे संधि करो। अब सोचिए, मई में वहां से क्लाइव आता है, 2 महीने पहले पूरा जायजा लेता है। जायजा लेने के बाद से खुद संधि तैयार करता है और संधि की शर्तें भी खुद क्लाइव तैयार करता है। ठीक, तो उस अब संधि को हम लोग देखते हैं कि संधि क्या था और कैसे हुई संधि। तो हारने के बाद से जो अंग्रेजों ने एक जो संधि की,
उसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1765 में। अभी तक तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से ये पूछते कि इलाहाबाद की जो संधि है, यह इसमें दो संधियां हुई थी। पहली संधि पहली संधि यह हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और इसके ठीक 4 दिन बाद दूसरी संधि हुई। यह हुई 16 अगस्त 1765 को। तो ये 2 बार संधि कैसे हुई? अगर होना ही था तो एक बार हो जाता। तो अंग्रेजों ने शुजा-उद-दौला से अलग संधि की, और जो भारत का उस समय बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसके साथ अलग संधि की। तो पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ की, शाह आलम द्वितीय, और दूसरी संधि शुजा-उद-दौला के साथ, शुजा-उद-दौला के साथ। अब ऐसा क्या था, दोनों से अलग अलग कैसे किया, क्या संधि किया? कहा किसने? क्लाइव ने। किससे? शाह आलम द्वितीय से। क्या कहा? किसने कहा? क्लाइव ने। इस संधि में किससे कहा? शाह आलम द्वितीय से। क्या कहा? कहा कि एक काम करिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि उस समय के भारत के सबसे समृद्धशाली क्षेत्र में आते थे, पूरा बंगाल के अंतर्गत ही था, कहा कि इसका दीवानी अधिकार आप हमें दे दीजिए। एक तो हारा हुआ था, अब ये क्या कहता कि हम नहीं देंगे। दूसरा कारण एक चीज और भी था, बंगाल तो पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। बंगाल ये बादशाह के कंट्रोल में तो था ही नहीं, तो उसको वैसे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़नी थी। अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि तो वैसे भी नहीं है आपके कंट्रोल में, तो आप इसका जो दीवानी अधिकार है, चूंकि आप हिंदुस्तान के मुगल बादशाह हैं, आप इसका दीवानी अधिकार हमें दे दीजिए। तो पहली संधि में देखिए क्या किया। पहली संधि में कहे सब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार। कौन ले लिया? अंग्रेज। तो अब इसमें समझ में आएगा कि दीवानी अधिकार क्या था। दीवानी अधिकार यह था कि इन तीनों क्षेत्रों से जितनी भी भू राजस्व की राशि मिलेगी वो अंग्रेज वसूलेंगे, मतलब वो अंग्रेजों का होगा। अब चूंकि शाह आलम द्वितीय हार चुका था, तो ये बोलता क्या, कहा कि ठीक है ले लीजिए, उसके कंट्रोल में था नहीं। अंग्रेज कैसे कह रहे नहीं, बुरा मत मानिए, इसके बदले हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। क्या देंगे? 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। किसको? शाह आलम द्वितीय को। और इसके साथ ही साथ कड़ा और इलाहाबाद का, कड़ा और इलाहाबाद, जो कि शुजा-उद-दौला से छीन लिए थे सब। शुजा-उद-दौला से कंपनी ने छीन लिया था, अंग्रेजों की कंपनी ने छीन लिया था। वो कहे सब कि यह क्षेत्र भी हम आपको दे देंगे, बस मतलब इस क्षेत्र से जो आपको जमींदारी की जो राशि मिलेगी वो भी आपकी। शाह आलम द्वितीय सोचा कि चलो ये तो ऐसे ही नहीं मिलता, इतना तो मिला ना कम से कम, ले लिया। अब दूसरी संधि की बात आती है। तो ये सब चीजें किसको मिल गई? ये सब चीजें मिल गई अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को सोचिए कि इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया तो समृद्धि तो उनको मिलेगी ही, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। दूसरा यहीं पर किए सब, दूसरी संधि की है सब 16 अगस्त 1765 को। किसके साथ किए सब? शुजा-उद-दौला के साथ। दूसरी संधि, दूसरी संधि दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को शुजा-उद-दौला के साथ की।
ये सोचने लगा मन ही मन कि मैं बुरा फंसा। मीर कासिम तो भाग गया। इससे कह रहे सब कि तुमको ज्यादा चुल्ल हो रही थी, तुम बहुत ज्यादा कूद रहे थे, है ना। तो ये क्या किया शुजाउद्दौला ने के साथ अंग्रेजों ने, जो संधि की शर्तें थी उसमें लिखा कि आप कड़ा जो उसको दे दे, सब कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र आप मुगल बादशाह को देंगे। साथ ही साथ ये जो हरजाना युद्ध में जो खर्च हुआ है, ये इसका हरजाना आप हमें देंगे। कितना? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया किससे लिए? सब शुजाउद्दौला के साथ से। कितना? 50 लाख। 50 लाख। कहा कि ये परेशान हो गया कि भाई 50 लाख हम कैसे देंगे। कहा कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में देना, 2 किस्त में दे दो, 2 किस्त में दे दो। तो मतलब किस्त भी बना दी है, सोचिए तब। लेकिन चाहिए 50 लाख रुपया उनको चाहिए था, ले लिए। इसके बाद से इसको लगा कि अब जान छूटेगी। कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो बंगाल में हम लोग फ्री व्यापार करते थे, आप अवध के क्षेत्र में लागू करो कि हम लोगों को यहाँ पर टैक्स न देना पड़े। ठीक। तो इस पर अवध के क्षेत्र में व्यापार में छूट पा लिए सब। तो ये सब जो तीन चार चीजें थी, ये अवध के साथ कर दिए। और ऊपर से कहा कि तुम्हारी सेना अब नहीं रहेगी, अब हमारी सेना रहेगी। ठीक। तो ये सब बातें कर लिए। अब यही उस समय बंगाल में क्या चल रहा था, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से कहे सब कि देखो, तुमको कोई परेशान न करे, एक काम करो, तुम हमारे देख रेख में कार्य करो, हमारी सेना वहां पर रहेगी। कुछ लोगों को बैठा दिए सब, और उसके बदले 5 लाख रुपया लेते थे सब बंगाल के नवाब से। कुल मिला जुला के पूरी तरीके से जितना लूट सकते थे उन्होंने लूटना चालू कर दिया। ठीक। और इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध इतना निर्णायक युद्ध था कि उन्होंने अंग्रेजों की श्रेष्ठता को साबित कर दिया, पॉलिटिकली भी साबित कर दिया, और जो क्या बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में भी साबित कर दिया। अब पूरे भारत की ऐसी कंडीशन हो गई कि अब जब मुगल बादशाही और सम्मिलित सेना के साथ हार जा रहा है, तो दूसरा कौन हिम्मत करेगा अंग्रेजों से लड़ने की। उस समय चूंकि 1761 के आसपास से पहले मराठे भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, हम लोग अलग से मराठे पढ़ेंगे। मराठे बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें मराठे हार गए। और मराठे हार गए तो अंग्रेजों को मराठों का भी डर नहीं था, है ना। अंग्रेजों को मराठों का भी डर नहीं था। इसलिए एक तरह से उत्तर भारत में तो उन लोगों ने, उत्तर और पूर्व भारत में तो उन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। थोड़ा सा दक्षिण भारत में था, वही मराठा वगैरह से वो तो चलती रही। बाद में बसी इनकी संधि, साल भाई, तमाम सारी संधियां हुई, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन इस युद्ध ने एक तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया अलग अलग भारतीय क्षेत्रों के राजाओं को कि भाई अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति हैं और इनसे लोहा लेना आसान नहीं है। ठीक। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध, जो कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। अब अगला जो हम लोग लेक्चर देखेंगे, वो देखेंगे कि फिर इसके बाद क्या किए सब बंगाल में, फिर अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो फिर हम लोग देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन किस तरीके से आया। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा द्वैध शासन पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।